हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बेसिक हिंदी के आज के इस नए लेक्चर में। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं नई कविता के युग के बारे में। इससे जो पहले वाला लेक्चर था उसमें हम लोगों ने देखा था प्रयोगवाद के युग के बारे में। उसमें हम लोगों ने देखा था तार सप्तक के बारे में, प्रथम तार सप्तक, द्वितीय तार सप्तक, तृतीय तार सप्तक, चौथा तार सप्तक, और इसके संपादक कौन थे यानी कि अज्ञेय जी को देखा था। प्रयोगवाद की विशेषताओं को देखा था, उनके प्रमुख कवियों को देखा था और उनकी रचनाओं को देखा था। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं नई कविता के युग के बारे में कि नई कविता युग कब से कब तक माना जाता है, इसके जनक कौन है और इसके प्रमुख कवि कौन है और इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। ये जो है वो हमारा हिंदी गद्य साहित्य का लास्ट काल है। इसके बाद में हम लोग करेंगे इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और फिर उसके बाद में हमारी जो बुक में क्वेश्चन दिए हैं उसको करेंगे। इसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास। ये चल रहा है हम लोगों का हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम आप बात कर लेते हैं जनक के बारे में, मतलब कि नई कविता का युग किसके नाम पर रखा गया, इसके जनक कौन है। तो इसके जनक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। जो आपका प्रयोगवाद था उसके भी जनक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी ही थे और इसके भी जनक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी ही हैं। इसकी सूत्रपात की बात कर लेते हैं तो सूत्रपात इसका 1954 ईस्वी से हुआ और आज तक चल रहा है। मतलब अभी तक जो चल रहा है वो नई कविता का युग ही चल रहा है। 1954 से इसकी स्टार्टिंग हुई और आज तक चल रहा है। प्रेजेंट टाइम में भी इसको नई कविता का युग ही चल रहा है। अब चलिए बात कर लेते हैं इसके अन्य नाम के बारे में। तो इसका जो दूसरा नाम है उसको स्वतंत्रोत्तर युग। इसका जो पहला नाम है नई कविता का युग, इसका दूसरा नाम है स्वतंत्रोत्तर युग और लास्ट में इसको साठोत्तरी कविता का युग भी बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये कई सारे लोगों को नहीं पता रहता है कि साठोत्तरी कविता का युग किसे बोला जाता है। स्वतंत्रोत्तर युग और नई कविता का युग तो पता रहता है, लेकिन साठोत्तरी कविता का युग बहुत सारे लोगों को नहीं पता रहता है। तो आप लोग इसे भी याद कर लीजिएगा, साठोत्तरी कविता का युग ये नई कविता के युग को ही बोला जाता है। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं इसके प्रमुख युग, मतलब कि नई कविता युग के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं। तो देखते हैं, पहले आते हैं मुक्तिबोध, दूसरे आते हैं शमशेर बहादुर सिंह, फिर आते हैं धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह, विजय देवनारायण शाही। ये सारे जो कवि आते हैं वो आते हैं नई कविता युग के कवि। आप लोगों ने इनमें से कुछ कवियों को वहाँ पर प्रयोगवाद में भी पढ़ा था। प्रयोगवाद के बाद में ही शुरू हुआ था, तो इसमें मुक्तिबोध और शमशेर बहादुर सिंह ये सारे कवि नए कविता युग में भी काम किए हैं। तो ये सारे कवि यहाँ पर नई कविता युग के भी प्रमुख कवि हो जाते हैं। मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह, विजय देवनारायण शाही। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं इसकी प्रमुख रचनाएं कि इसकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो इसकी पहली प्रमुख रचना आती है खुशबू के शिलालेख। इसके राइटर कौन है, भवानी प्रसाद मिश्र। तो खुशबू की शिलालेख ये इंपॉर्टेंट रचना है। फिर आता है सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, अकाल में सारस, यहाँ से देखो। ये सारी जो रचनाएं हैं खुशबू के शिलालेख, सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, अकाल में सारस, यहाँ से देखो, ये सारी जो रचनाएं वो आती हैं नई कविता युग की प्रमुख रचनाएं। फिर हम लोग आगे इसको देखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे एक तरफ कवि लिखे हैं और दूसरी तरफ रचनाएं, कि मतलब कि नई कविता युग के प्रमुख कवि कौन से हैं और उनकी रचनाएं कौन से हैं। हालांकि मैं यहाँ पर नई कविता युग के कवि भी बताऊंगा और भी कुछ इंपॉर्टेंट कवि हैं और उनकी रचना है उनके बारे में भी बात करेंगे। तो पहले कवि आते हैं धर्मवीर भारती, इनकी रचना है अंधा युग और ठंडा लोहा। फिर नेक्स्ट आते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने क्या लिखा है, गर्म हवाएं और जंगल का दर्द। फिर आते हैं भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र जी ने क्या लिखा है, खुशबू के शिलालेख और सन्नाटा। इसमें खुशबू की शिलालेख आपकी इंपॉर्टेंट रचना है। फिर आता है नेक्स्ट गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध ने क्या लिखा है, चांद का मुंह टेढ़ा। ये भी रचना आपकी इंपॉर्टेंट है। शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह ने लिखा है बात बोलेगी हम नहीं। फिर उदिता, ये दो रचनाएं इन्होंने लिखी है शमशेर बहादुर सिंह जी ने। फिर हम लोग चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आ जाता है हमारा नई कविता युग की प्रमुख विशेषताएं, मतलब कि नई कविता युग की प्रमुख विशेषताएं या प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं। ये पेपर में कई बार पूछा गया है। प्रमुख विशेषताएं या प्रमुख प्रवृत्तियां, मैंने यहाँ पर 4-5 प्रमुख प्रवृत्तियां लिखी हैं। आपसे जो पूछी जाएगी एक दो आप उसको पेपर में लिख सकते हैं बड़े आराम से। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमारी जो पहली प्रवृत्ति आती है वो आती है लघु मानववाद की प्रधानता। दूसरी आती है क्षणवाद की प्रधानता। तीसरी आती है भावों एवं शिल्प प्रयोगों में नवीनता। फिर चौथी आती है व्यंग प्रधान कविताएं। पांचवी आती है नए नए बिंबों एवं प्रतीकों का प्रयोग। ये 5 जो हैं वो इम्पॉर्टेंट विशेषताएं हैं नई कविता युग की। आप लोग इनको याद कर लीजिए। पहला है लघु मानववाद की प्रधानता, क्षणवाद की प्रधानता, भावों एवं शिल्पों प्रयोगों में नवीनता, व्यंग प्रधान कविताएं, नए नए बिंबों एवं प्रतीकों का प्रयोग। ये सारी विशेषताएं आप लोग याद कर लीजिए।
फिर अब हम चलिए चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक पर, जो हमारा आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कि पेपर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण रचनाएं एवं उनके कवि। ये रचनाएं, इनमें से कई सारी रचनाएं हर साल पेपर में पूछी जाती हैं और लास्ट ईयर भी आई थी, तो ये सही रचनाएं इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर लिख लिए हैं, एक तरफ रचना और दूसरी तरफ रचनाकार, मतलब कौन सी रचना है और उसके राइटर कौन है, रचनाकार उसके कौन है। तो पहला जो आता है राष्ट्र का स्वरूप, इसके रचनाकार हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। राष्ट्र का स्वरूप किसने लिखा है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने। दूसरा आता है निंदा रस, निंदा रस इंपॉर्टेंट रचना है, इसके राइटर हैं श्री हरिशंकर परसाई। तीसरा आता है भाग्य का पुरुषार्थ, जैनेन्द्र कुमार। फिर आता है हम और हमारा आदर्श, इसके राइटर हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट आते हैं भाषा एवं आधुनिकता, इसको लिखा है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने। फिर हमारा जो आगे आता है वो आता है श्रृंगार रस मंडन, इसके राइटर हैं गोस्वामी विठलनाथ। फिर आगे आता है 84 वैष्णवन की वार्ता, 84 वैष्णवन की वार्ता भी इंपॉर्टेंट रचना है, इसके राइटर हैं गोकुलनाथ। अष्टयाम, अष्टयाम को किसने लिखा है, नाभादास जी ने। फिर हमारे जो अगले आते हैं अगहन महात्म और बैसाख महात्म। ये दोनों जो कवि रचनाएं हैं, अगहन महात्म और बैसाख महात्म, ये बैकुंठ मणि शुक्ल जी ने लिखा है। इन दोनों रचनाओं में से एक रचना तो कई बार पूछी गई है, तो इसको दोनों को याद कर लीजिएगा, अगहन महात्म और बैसाख महात्म, बैकुंठ मणि शुक्ल जी ने लिखा है। फिर आती है रानी केतकी की कहानी, ये रचना तो हर बार पेपर में पूछी जाती है, ज़रूर पूछी जाती है कि रानी केतकी की कहानी के राइटर कौन है, तो आप यहाँ पर बताएंगे मुंशी इंसा अल्लाह का। यह जो हमारा पहला स्टार्टिंग का भी रहता है, स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन आ जाता है कि रानी केतकी की कहानी के राइटर कौन है, या रानी केतकी की कहानी को किसने लिखा है, तो मुंशी इंसा अल्लाह खां जी ने रानी केतकी की कहानी को लिखा है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है सूरसागर, सूरसागर किसने लिखा है, मुंशी सदा सुखलाल जी ने सूरसागर लिखा है। फिर भाषा योग वरिष्ठ, भाषा योग वरिष्ठ को किसने लिखा है, राम प्रसाद निरंजनी जी ने। फिर नेक्स्ट आता है ध्रुवदास कृति, ध्रुवदास कृति को किसने लिखा है, बैकुंठ मणि शुक्ल ने, बैकुंठ मणि शुक्ल ने। और कौन क्या 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 लिखा है, अगहन महात्म और बैसाख महात्म, तो ये रचनाएं भी याद कर लीजिएगा। फिर हमारा जो नेक्स्ट आता है वो आता है माधव विलास, माधव विलास को किसने लिखा है, लल्लू लाल जी ने। फिर आता है गौरा बादल की कथा, ये रचना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछी गई है, गौरा बादल की कथा, इसको किसने लिखा है, जटमल जी ने। फिर आता है नाचकेतोपाख्यान, नाचकेतोपाख्यान को किसने लिखा है, सदिल मिश्र ने, सदल मिश्र। फिर प्रेम सागर आता है, प्रेम सागर को लिखा है लल्लू लाल जी ने। फिर आता है तट की खोज, तट की खोज एक बहुत बढ़िया निबंध है, और ये कई बार पेपर में नाइन्थ में, 10th में, 11th में, 12th में, ये सारे में पूछा जाता है, और 10th और 12th वालों के लिए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तट की खोज, तट की खोज किसने लिखा है, हरशंकर परसाई जी ने। फिर आगे देख लेते हैं, आगे जो आता है वो आता है राजा भोज का सपना, राजा भोज का सपना किसने लिखा है, राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद ने। फिर आता है नेक्स्ट सो अजान एक सुजान, इसको किसने लिखा है, बालकृष्ण भट्ट जी ने। फिर आता है निस्सहाय हिंदू, निस्सहाय हिंदू किसने लिखा है, राधा कृष्ण दास जी ने। फिर आता है श्री चंद्रावली, ये आप लोगों को पता होगा क्योंकि श्री चंद्रावली मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि इसके राइटर भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं। फिर नेक्स्ट आता है साहित्य सहचर, साहित्य सहचर किसने लिखा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ये सारी रचनाएं आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर में इनमें से कोई भी आ सकती हैं। फिर आता है हमारा आवारा मसीहा, आवारा मसीहा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, पेपर में बार बार पूछी गई है, तो इसके राइटर है विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा किसने लिखा है, विष्णु प्रभाकर। त्यागपत्र, त्यागपत्र क्या है, जैनेन्द्र कुमार, त्यागपत्र को जैनेन्द्र कुमार जी ने लिखा है। पुरस्कार आता है, पुरस्कार किसने लिखा है, जयशंकर प्रसाद जी ने। बहू की विधा, विनोद रस्तोगी। ये सारी जो रचनाएं हैं, यहाँ से लेकर आवारा मसीहा से लेकर बहू की विधा, ये सारी रचनाएं कई बार पेपर में पूछी गई है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इन पर इंपॉर्टेंट मतलब स्टार का टिक आप लोग लगा लीजिएगा। फिर हमारी जो नेक्स्ट रचना आती है वो आती है साधना, साधना, साधना के लेखक है राय कृष्ण दास। फिर आता है रूपक रहस्य, रूपक रहस्य किसने लिखा है, श्याम सुंदर दास। फिर शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी इंपॉर्टेंट रचना है, इसलिए इस पर भी स्टार लगा लीजिएगा। शेखर एक जीवनी को किसने लिखा है, अज्ञे जी ने। फिर आता है प्रेम सागर, प्रेम सागर आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि लल्लू लाल जी ने प्रेम सागर लिखा है। फिर हमारा जो नेक्स्ट आता है वो आता है पतितों के देश में, पतितों के देश में किसने लिखा है, रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने। रामवृक्ष बेनीपुरी एक बहुत ही अच्छे यात्रा वृत्तांत लेखक थे। फिर आता है घुमक्कर शास्त्र, घुमक्कर शास्त्र किसने लिखा है, राहुल सांकृत्यायन जी ने। फिर आता है इंदुमती, इंदुमती क्या है, किशोरी लाल गोस्वामी जी की एक कहानी है, तो हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती को माना जाता है। इसके राइटर कौन है, किशोरी लाल गोस्वामी जी। फिर आता है चिंतामणि, चिंतामणि किसने लिखा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। फिर आता है हट्टी हमीर, हट्टी हमीर को किसने लिखा है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी ने। फिर आता है सूरज का ब्याह, सूरज का ब्याह किसने लिखा है, रामधारी सिंह दिनकर। सूरज का ब्याह किसने लिखा है, रामधारी सिंह दिनकर। यहाँ पर मैंने केवल दिनकर लिखा है, लेकिन इनके जो पूरा नाम है इनका वो है रामधारी सिंह दिनकर।
फिर आता है मैला आंचल। मैला आंचल ये रचना भी इम्पॉर्टेंट है। इसके राइटर जो है वो है फणीश्वरनाथ रेणु। तो मैला आंचल किसने लिखा है? फणीश्वरनाथ रेणु जी ने। फिर अखरावट, अखरावट किसने लिखा है? मलिक मोहम्मद जायसी जी ने। रस मंजरी किसने लिखा है? नंददास ने। गंगा लहरी किसने लिखा है? रत्नाकर ने। जयद्रथ वध, मेघनाथ वध, ये सारी रचनाएं जो हैं वो लिखी हैं मैथिली शरण गुप्त जी ने। फिर आगे देख लेते हैं। आगे जो हमारा आता है लास्ट आता है वो आता है गीतिका। गीतक किसने लिखा है? गीतिका किसने लिखा है? निराला जी ने। निराला का पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये सारी रचनाएं आप लोग याद कर लीजिएगा नोट करके। तो ये रचनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है पेपर की दृष्टि से। इनमें कई सारी रचनाएं पेपर में लास्ट ईयर भी पूछी गई थी। तो चलिए हम लोग मिलेंगे नए लेक्चर में। नए लेक्चर में हम लोग देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे निबंध क्या होता है, आलोचना क्या होती है, कहानी क्या होती है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ पर बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बुक के क्वेश्चन को करने के बाद में हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास। पद्य साहित्य के इतिहास में आदिकाल, रीतकाल, भक्तिकाल, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नए लेक्चर में।